मेरे प्यारे दोस्तों, इंग्लिश एक्यूमेन अपने आप में एक कंप्लीट बुक है। इस बुक के अंदर आप लोगों को ग्रामर, थ्योरी, सारी की सारी वोकैबुलरी और कॉम्प्रिहेंशन के अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इस बुक को बहुत पेशेंस से तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर डिटेल्स दी गई हैं हर एक ग्रामर के टॉपिक की। हर एक ग्रामर के टॉपिक में क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और क्या पॉसिबल वेज हैं आपको कंफ्यूज करने की, वो हर तरीके आपके सामने बुक में दिए गए हैं। आप लोगों को वोकैबुलरी याद करने में जो जो परेशानियां आती हैं, उन सभी परेशानियों का सोल्यूशन इस इंग्लिश एक्यूमेन में बेहद खूबसूरत तरीके से किया गया है। और इसी के साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के क्लोज टेस्ट, पैराजंबल और अनसीन पैसेजेस को सोल्व करने की टेक्निक तैयार की गई है। हमारी इस बुक में क्यूआर कोड भी दिया जाता है और इस क्यूआर कोड में आप सभी के सभी चैप्टर्स और उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस भी पाएंगे। तो आज ही इस किताब से पढ़ना शुरू करें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। सभी को नमस्कार, आप सभी का स्वागत है करियरविल ऐप पर। मैं आप सभी का यो गोपाल वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी भाई? क्या हालचाल है मेरे बच्चों आप सभी के? रिवीजन पढ़ाई कैसी चल रही है बताओ। आप लोगों की रिवीजन और पढ़ाई कैसी चल रही है भाई, जरा बताओ तो जाने। सब बढ़िया चल रहा है भाई? टेंस के क्वेश्चन बनने लग गए हैं सर जी, बधाई हो। मुझे बधाई क्यों दे रहे हो बेटे? बधाई तो आपको मिलनी चाहिए क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। सारे सारे आ जाओ भाई, फटाफट से आ जाओ भाई। आप अच्छी मेहनत कर रहे हैं, सच्ची लगन से मेहनत कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छी कोशिश है। हर हाल में पढ़ना सीखो बेटा, हर हाल में पढ़ना सीखो। जीवन में सफल बनना है तो हर हाल में पढ़ना सीखो। चाहे सुख हो, चाहे दुख हो, चाहे भूखे हो, चाहे कुछ भी हो, हर हाल में पढ़ना सीखो। ठीक है, चलिए मेरे बच्चों, आओ थोड़ी सी बातचीत को पढ़ाई से जोड़ देते हैं और आज हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने आप लोगों के साथ मिलकर एक खूबसूरत कहानी को पढ़ना शुरू किया और इस कहानी का नाम है मॉडल एक्सिलरी। ठीक है जी, इस कहानी का नाम है मॉडल एक्सिलरी, है ना बच्चों? और इस मॉडल एक्सिलरी की कहानी को हम लोगों ने समझने का काम किया पिछली क्लास में और अलग अलग बातें इससे संबंधित हमने समझने का काम किया। मॉडल एक्सिलरी बेसिकली एक ऐसी हेल्पिंग वर्ब होती है जो रिप्रेजेंट करती है क्या चीज? जो रिप्रेजेंट करती है मूड ऑफ द स्पीकर, है ना? जो रिप्रेजेंट करती है मूड ऑफ द स्पीकर। अगर हम इस मूड को ध्यान से समझें मेरे बच्चों, अगर हम इस मूड को ध्यान से समझें तो मूड को समझने का मतलब ये समझ आता है मेरे बच्चों, मूड को समझने का ये मतलब हमें समझ में आता है कि बोलने वाले इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर, किसी भी सिचुएशन में किसी भी इंसान का बोलते वक्त क्या व्यवहार होता है, उसको रिप्रेजेंट करने वाली बातचीत को हम मॉडल एक्सिलरी कहते हैं। फिर हमने इसके लिए अलग अलग सिचुएशन क्रिएट की। इसमें सबसे पहले परमिशन का लेना, परमिशन का देना, फिर हमने बात की रिक्वेस्ट के बारे में, फिर हमने बात की पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी के बारे में और उसके बाद हम लोगों ने बात की एबिलिटी के बारे में, है ना बच्चों? अब मॉडल एक्सिलरी के एक अगले रूप को, यानी कि एक अलग अगली सिचुएशन को हम समझने का काम करेंगे मेरे बच्चों। और ये जो सिचुएशन है, ये जो छोटी सी बातचीत है, इसको हम कहेंगे क्या चीज? नेसेसिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन।
या फिर अगर हम कहें तो ड्यूटी। ठीक है दोस्तों, इस एक ही बात को हम अलग अलग नाम से जान सकते हैं। इस एक ही बात को अलग अलग नाम से हम जान सकते हैं। जिस बातचीत को अगर हम कहें तो भाई इसी को आप नेसेसिटी कह सकते हैं, आवश्यकता है। किसी को सलाह देना, ओब्लिगेशन का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, कोई भी चीज जो आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ता है क्योंकि ये आपके ऊपर माना जाता है कि ये आपकी ड्यूटी है और इसको आप मना नहीं कर सकते। जैसे आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव बनाया जाए या आपके ऊपर कोई ना कोई नियम लागू कर दिया जाए कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है, आपको ऐसा करना होगा। इस चीज को बताने वाली बातचीत है हमारी। ठीक है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हम इन सभी बातों को समझने की कोशिश करेंगे अब आप लोगों के साथ। नेसेसिटी, एडवाइस, ऑब्लिगेशन या ड्यूटी, इन सभी को समझने के लिए हम लोगों को अलग अलग मॉडल एक्सिलरीज की जानकारी लेनी होगी। सबसे पहले हम समझने का काम करेंगे किस चीज को, शुड को। चलो कलर दूसरा लिख लेते हैं। सबसे पहले हम समझने का काम करेंगे दोस्तों किस चीज को, भाई हम सबसे पहले समझने का काम करेंगे किसको मेरे बच्चों, शुड को। ठीक है, शुड हम कहा यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं। जब हम इस शुड की बात करते हैं तो शुड एक ऐसी सलाह देने का काम करता है जो जनरल सेंस में दी जाती है। मैंने क्या कहा, जो जनरल सेंस में दी जाती है। एक ऐसी सलाह जो जनरल सेंस में देने का मतलब क्या हुआ, एक ऐसी सलाह जिसको आप माने तो ठीक, ना माने तो ठीक, है ना। ठीक है, अब जब ये जनरल सेंस में ही है तो इसका मतलब समझ में कहीं क्या, हम इसका मतलब क्या होता है कि ये इतनी जरूरी नहीं है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ये बात इतनी जरूरी नहीं है, कोई माने तो ठीक, ना माने तो अवॉइड भी कर सकता है ना। ठीक है भाई, इसी के ठीक विपरीत एक दूसरा मॉडल एक्सिलरी हमें पढ़ना है जिसे हम कहते हैं मस्ट। मस्ट की अगर हम बात करें तो इसे हम तब यूज करते हैं जब कोई बात बेहद ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब क्या कहोगे, मोर इंपॉर्टेंट, यानी कि जब कोई चीज बेहद ज्यादा जरूरी हो जाती है। और जरूरी हो जाती है तो यह भी पता चलता है कि बोलने वाले इंसान का उस बातचीत में चिंतन जुड़ा होता है। स्पीकर्स कंसर्न, बोलने वाले इंसान का जो चिंतन है उसमें जुड़ा होता है। ठीक है ना, बात को ध्यान से समझना। अगर मैं आपको कहता हूं यू शुड स्टडी, तो इसका मतलब मेरी तरफ से कि ये साधारण सा आपके लिए सजेशन है, यू शुड स्टडी। साधारण सा, आप पढ़ो ठीक, ना पढ़ो तो ठीक, हमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने आपको कहा यू मस्ट स्टडी, तो मेरा आपके लिए कंसर्न है, मेरा आपके लिए चिंतन है कि आपको पढ़ना चाहिए, ये आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मेरा मूड आपको समझ में आ गया है ना। मैं आपको अगर कहता हूं यू शुड गो देयर, तो जाओ या ना जाओ आपकी मर्जी पर डिपेंड करता है। जैसे ही मैं कहता हूं यू मस्ट गो देयर, तो आपको वहां जाना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। ठीक है बेटा, मस्ट के अलावा मस्ट के अलावा हम समझने का काम करते हैं एक अगली बातचीत, और ये बात है हमारी हैव टू। ठीक है भाई, हैव टू की अगर हम बात करते हैं तो हमें समझ में आता है कि इस काम के पीछे हमें समझ में आता है क्या चीज, एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ, बाहरी दबाव। एक्सटर्नल फोर्स का मतलब क्या हुआ, बाहरी दबाव। यानी कि जब किसी काम को करने का दबाव किस वजह से बनाया जाता है, या तो किसी नियम की वजह से या फिर किसी डिसिप्लिन की वजह से। ठीक है, या तो किसी नियम की वजह से या फिर किसी डिसिप्लिन की वजह से ऐसा हमें करना पड़ जाता है। भाई एक इसी का भाई है जो पास्ट टेंस की बातचीत कराता है। हेड टू की अगर हम बात करें तो मेरे बच्चों ये पास्ट फॉर्म बनती है, किस चीज की पास्ट फॉर्म है, हैव टू की। ठीक है बच्चे, अच्छा इसी परिवार से एक और मॉडल एक्सिलरी को हम समझते हैं। एक बार मेरे बच्चों ये देखो क्या लिखा, पढ़कर देखो, पढ़कर देखो बेटा ये क्या लिखा है। शाबाश, शाबाश।
शाबाश, वेरी गुड। तो बेटा ऑट टू, आप जब इससे पढ़ते हैं तो ये एक ऐसा काम है जिससे हमें सोशली यानी कि सामाजिक या फिर नैतिक मींस मोरली, सोशली या मोरली रिक्वायर, ठीक है, यानी कि जिसे सामाजिक या नैतिक रूप से किया जाना चाहिए। कोई भी ऐसा काम जो सामाजिक रूप से माना जाता है कि ऐसा आपको करना चाहिए, या फिर अगर मैं कहूं तो नैतिक रूप से माना जाता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, ठीक है। अब मेरे दोस्तों ये 5 मॉडल एक्सिलरीज आपके सामने हैं। मैं आपके सामने कुछ सेंटेंसेस लिखूंगा, आप इनको जचा कर दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों, फाइन। चलो भाई मेरे सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ेंगे और मेरे बच्चों जचाने की कोशिश करेंगे, फाइन। मेरे बच्चों पहले इन 5 क्वेश्चंस के आंसर्स बनाओ, ठीक है ना, फिर और क्वेश्चंस दूंगा इनसे रिलेटेड। बनाओ भाई। शाबाश, शाबाश बच्चों। वेरी गुड बेटा। आओ बच्चों आंसर्स डिस्कस करते हैं। वेरी नाइस। देखो चीजों को ध्यान से समझना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है आपको इस लिखे हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग समझना है कि ये किस पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनना, आपको इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर यह समझना है कि आखिर ये किस पॉइंट ऑफ व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखिए
पहला सवाल मैंने पढ़ा, एवरीवन ब्लैंक रिस्पेक्ट हिज एल्डर्स, हर किसी को अपने एल्डर मीन्स बड़े बुजुर्गों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इसे देखते ही हमें समझ में क्या आ रहा है, सामाजिक रूप से ये कही हुई बात है, इसीलिए हम इसके लिए क्या यूज करेंगे मेरे बच्चे, ऑट टू का यूज करेंगे। क्वेश्चन 2 पर आए, राहुल यू चेंज योर कार, मेरे बच्चों यहां पर हमें योर लिखना था, राहुल यू ब्लैंक चेंज योर कार, ठीक है जी। आगे लिखा है एज इट सीम्स ओल्ड, ठीक है, गाड़ी चेंज करनी चाहिए क्योंकि पुरानी दिखती है। तो क्या हो गया, इसके लिए तो हमें ये समझ में आ रहा है किसी को जनरल सेंस में दी हुई एक सलाह है, कोई माने ठीक ना माने तो ठीक। आप भी कभी कभी अपने दोस्त को कह देते बाइक चेंज कर लेना, पुरानी लग रही है, अब चेंज कर लेनी चाहिए, क्या हुआ पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, जनरल सेंस की वजह से शुड कह दिया। अगला सवाल, वी ब्लैंक रिपे द लोन अदरवाइज द बैंक मे माइट पेनलाइज अस, मेरे दोस्त इसको बोलकर देखेंगे जरा, पेनलाइज, पेनलाइज का मतलब दंड लगाना, ठीक है जी। अब अगर आप बैंक का लोन नहीं पे करते हैं तो क्या होगा, ये प्रोबेबिलिटी स्ट्रोंग हो जाती है कि आपके ऊपर क्या लग जाएगा, फाइन लग जाएगा, ये प्रोबेबिलिटी स्ट्रोंग हो जाती है, में आना निश्चित है। अब इधर अगर हम देखते हैं तो भाई हमारी मर्जी पर ये चीज टिकी नहीं है ना, ये तो नियम है भाई, लोन लोगे तो लोन चुकाना है, किस चीज का, रूल डिसिप्लिन की बात हो गई, इसीलिए हमें ज्यादा बेहतर क्या है, हैव टू लगाएं। क्वेश्चन 4 पर आओ भाई, वन शुड कहोगे, मस्ट कहोगे, कीप वंस प्रॉमिस, वायदा किया तो वायदा निभाना चाहिए, वायदा किया तो वायदा निभाना चाहिए, ये वाली कौन सी बात हो गई। आप कहोगे सर अगर वायदा किया तो वायदा निभाना चाहिए, ये तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो लोग वायदा निभा नहीं पाते उनके रिश्ते कच्चे हो जाते हैं, है कि नहीं। या वादा किया है तो वादा तो निभाना पड़ेगा, है ना, वादा किया है तो वादे के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है बच्चे। क्वेश्चन 5, शी सेड दैट, बात पास्ट की चल गई है, शी ब्लैंक रीच हर ऑफिस एट 9 AM, क्या हो गया भाई, ये उसकी मर्जी नहीं है, ऑफिस का टाइम 9 बजे पहुंचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, पास्ट की वजह से ही आप लोगों ने क्या यूज किया मेरे बच्चों, हैड टू का यूज किया, ठीक है भाई, हाँ है ना, बात समझ रहे हैं, क्लियर है बेटा। चलो और क्वेश्चंस देता हूं आप लोगों को प्यारे प्यारे, इनमें भी भरकर दिखाओ, दिमाग लगाओ। लो मेरे बच्चों, फिर से 6 सवाल हैं आप सभी के सामने, बनाकर दिखाओ।
मॉडल एक्सरसाइज के अधिकतर फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चंस आते हैं बच्चे, और फिल इन द ब्लैंक्स के जो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं हमें अधिकतर आपका एनडीए, सीडीएस, सीजीएल, सीपीओ इन एग्जाम्स में देखने को मिलते हैं। चलो चलो आंसर्स बनाओ बेटा। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक सेंटेंस डिस्कस किया था, मैं उसको फिर से बता देता हूं। एनीवन मे कैन लर्न इंग्लिश। तो मेरे बच्चों एक क्वेश्चन पिछली क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे, तो उस डिस्कशन में हो सकता है मैंने जल्दबाजी में मे कह दिया हो, लेकिन ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। ये बात अपने आप में यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, यानी कि ये बात हर किसी पर लागू होती है, कोई भी अंग्रेजी सीख सकता है। इसलिए मे का नहीं, हम कैन का यहां पर यूज करेंगे। हो सकता है मैंने पिछली क्लास में जल्दबाजी में इस क्वेश्चन को गलत मार्क करा दिया हो। तो उसे आप ठीक कर लीजिएगा बच्चों। शाबाश। बहुत। तो चलो बेटा आंसर्स डिस्कस करने शुरू करते हैं। रवि ब्लैंक सेव मनी टू बाय अ कार। अगर किसी को गाड़ी खरीदनी है तो बहुत ज्यादा जरूरी है पैसा इकट्ठा करें, तभी गाड़ी खरीदी जा सकती है। तो मुझे लगता है ये मोर इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कह दूंगा, मस्ट कह दूंगा, है ना। लेकिन अगर मुझे ये लगता है कि भाई साहब जरूरी थोड़ी है कि गाड़ी ही खरीदनी है, मुझे लगता नहीं है कि गाड़ी खरीदने बहुत जरूरी है, तो मैं यहाँ इस मस्ट की जगह शुड भी कह सकता हूं। ठीक है ना, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर एक नहीं एक से ज्यादा मॉडल एक्सिलरीज भी लगाई जा सकती हैं, है ना। क्वेश्चन 2 है, शी सबमिट द रिपोर्ट फाइल इन हर ऑफिस। इसे देखकर ये लग रहा है भाई साहब ऑफिस का काम है, तो ये तो डिसिप्लिन का काम है। शी की वजह से सिंगुलर हमने हैज लगाकर टू लगा दिया। क्वेश्चन 3, वी वियर हेलमेट वेन एवर वी राइड अ स्कूटर। अब देखो यहाँ दोनों संभावनाएं हैं। भाई मुझे ये लगता है कि अगर मैं स्कूटर चला रहा हूं, भाई बहुत ज्यादा जरूरी लगता है मुझे, मैं तो यहाँ पर मस्ट लगाऊंगा, है ना। लेकिन अगर आप में से कोई भाई ये सोचना चाहे कि अगर स्कूटर चलाओ हेलमेट नहीं लगाओगे तो कोई पुलिस वाला पकड़कर 4 चांटे चढ़ देगा, कोई पुलिस वाला रोक लेगा, परेशान करना शुरू कर देगा, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में हमें डिसिप्लिन की बात कही जा रही है, रूल की बात कही जा रही है। तो आप ऐसे लिखे हुए मॉडल एक्सिलरी में हैव टू को भी लगा सकते हैं, बात समझ रहे हैं, हैव टू को भी लगा सकते हैं। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन 4 पर आए। वी ब्लैंक नॉट डिस्ट्रॉय द ब्यूटी ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस। हमारा नैतिक कर्तव्य है। अब नैतिक कर्तव्य है तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें लिखना होगा ऑट, और भाई नेगेटिव बनाने के लिए नॉट इसके बाद, और इसके बाद हम लिखेंगे टू। ठीक है बच्चे, क्वेश्चन 5 पर आए। द गवर्नमेंट ब्लैंक बैन द यूज ऑफ टोबैको। अब भाई तंबाकू को बैन करना चाहिए गवर्नमेंट को, है ना। तो हमें क्या करना, यहां पर नेचुरल नहीं मोरलिटी बन रही है ना।
तो आप ought to भी लगा सकते हैं, ये कोई डिसिप्लिन की बात तो है नहीं, कोई नियम की बात तो है नहीं, ठीक है भाई। करण ब्लैंक प्रिपेयर वेल फॉर हिज एग्जामिनेशन। भाई हमें लगता है एग्जाम की तैयारी करना बेहद ज्यादा जरूरी होता है, तो एग्जाम की तैयारी करना अगर बेहद ज्यादा जरूरी है, लगा दो मस्ट, कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक है बच्चों, फाइन, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई बेटा, ठीक है। हाँ मैं वही कह रहा हूं, एक सेंटेंस के अंदर एक से ज्यादा मॉडल एक्सिलरीज लगाई जा सकती हैं, ठीक है ना, एक से ज्यादा मॉडल एक्सिलरीज लगाई जा सकती हैं, ठीक है ना, ये पॉसिबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, फाइन। तो चलिए बच्चों, थोड़ी सी बात को लेकर चल लेते हैं आगे, ठीक है। एक खूबसूरत सी बातचीत मैं आप लोगों के साथ मिलकर अब पढ़ना चाहूंगा, और वो खूबसूरत सी बात देखो जरा ध्यान से, मैंने क्या लिखा। ये खूबसूरत सी बातचीत है भाई, पढ़कर दिखाओ जरा क्या लिखा है। पढ़कर दिखाओ जरा भाई क्या लिखा है। मुझे कोई बच्चा बताएगा इस पर्पस का एक्चुअल मतलब क्या होता है। आप में से कोई बच्चा मुझे बताएगा पर्पस का मतलब क्या होता है। हैं जी भाई, बताओ जरा बताओ, पर्पस का मतलब क्या होता है, बताओ जरा भाई। है भाई, पर्पस का मतलब क्या होता है, उद्देश्य होता है, बिल्कुल ठीक है, शर्त नहीं होता बेटा, पर्पस का मतलब उद्देश्य होता है। मैं आपके सामने कुछ वाक्य बोलूंगा, उन वाक्यों में आप मुझे बताएंगे कि पर्पस क्या है, ठीक है। पहला वाक्य मैंने कहा, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। मैंने आपके सामने वाक्य कहा, पहला वाक्य, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सकें। पर्पस क्या है, बिल्कुल ठीक कहा, पर्पस क्या है, बताओ बताओ, कोशिश करो बेटा, गलत सही से मत डरा करो, कोशिश करो। पर्पस क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना, ठीक है। दूसरा सेंटेंस मैंने कहा, मैंने ये टी शर्ट पहनी, मैंने ये टी शर्ट पहनी ताकि खूबसूरत दिख सकूं। सेंटेंस नंबर 2 में पर्पस क्या है, मैंने ये टी शर्ट पहनी ताकि खूबसूरत दिख सकूं। पर्पस क्या है, बिल्कुल ठीक कहा, खूबसूरत दिखना। आपको यहां से एक बात समझ आएगी, आपको यहां से एक बात समझ में आएगी, जब भी हम पर्पस बताने का काम करते हैं मेरे बच्चों, जब भी हम पर्पस बताने का काम करते हैं, यानी कि जब भी हम उद्देश्य बताने का काम करते हैं, तो उद्देश्य बताने से पहले, किसी भी उद्देश्य को, किसी भी पर्पस को बताने से पहले हमें बताना पड़ता है एक्शन, और इस एक्शन के बाद हम बताने का काम करते हैं पर्पस को, ठीक है जी। एक्शन के बाद बताने का काम करते हैं हम किसको भाई, पर्पस को, ठीक है ना भाई। कोई भी, मैंने कहा हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ताकि एग्जाम क्वालिफाई कर सकें, पर्पस क्या है, एग्जाम क्वालिफाई करना। उससे पहले क्या बताया गया है, इंग्लिश का पढ़ना, जो कि अपने आप में एक एक्शन है, जो कि अपने आप में एक एक्शन है। दूसरी बात मैंने कहा, मैंने टी शर्ट पहनी, टी शर्ट पहनना एक एक्शन है, पर्पस क्या है, उसके बाद बताया गया है, और वो क्या है, खूबसूरत दिखना। अरे भाई हाँ है ना, गॉट इट, ठीक है बच्चे, हाँ है ना। तो अब जब एक्शन को और पर्पस को आपस में हम मिलाने का काम करेंगे, तो भाई इन दोनों को आपस में जोड़ने की जरूरत पड़ेगी, हाँ या ना। और जहां पर हम जोड़ने के काम करते हैं ना बेटा, जोड़ने वाले शब्द को पहले दिन की क्लास में बताया था, जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ दे, उस शब्द को हम मोहब्बत कहते हैं मोहब्बत नहीं, हम उसे कंजंक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं, यानी कि जो दो अलग अलग सेंटेंसेस को आपस में जोड़ दे, उसे हम कंजंक्शन के नाम से जानते हैं। अब यहां से पहली बात हमें समझनी है बेटा, क्या कि अगर हम किसी भी पर्पस को बताने के लिए एक्शन के साथ जोड़ने के लिए एक शब्द का प्रयोग करें, कौन से शब्द का मेरे भाई, सो दैट का, तो क्या होना चाहिए, बात को ध्यान से समझना बेटा। अगर हम एक्शन को बता रहे हैं कौन से टेंस में,
प्रेजेंट टेंस में, तो भाई इस सो दैट के बाद, इस सो दैट के बाद पर्पस बताने के लिए हम मॉडल एक्सिलरी यूज करते हैं, क्या चीज, में। अगर इसी एक्शन को हम बताने का काम करेंगे किस टेंस में भाई, पास्ट में, तो में नहीं, हम पर्पस को बताने के लिए यूज करेंगे क्या चीज, माइट। एग्जाम्पल लिख रहा हूं, थोड़ा ध्यान से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने कहा आपके सामने साक्षी ran fast so that she will catch the train। कैच का मतलब पकड़ना हो गया भाई। सेंटेंस को ठीक करके दिखा सकते हो, करो फटाफट। एक और सेंटेंस लिख रहा हूं, वर्क हार्ड सो दैट यू कैन पास द एग्जाम। ठीक है, दोनों सेंटेंसेस को ठीक करके दिखाओ मेरे बच्चों। बताओ बेटा। शाबाश। अब भाई, अब दोनों सेंटेंसेस को आपने ठीक किया, क्या कहकर, मैं आपकी बात को देखता हूं। तो आपने कहा साक्षी रैन, पास्ट टेंस यूज हुआ, सो दैट के बाद पास्ट की वजह से विल नहीं, हम यूज करेंगे भाई किस चीज का, माइट का यूज करेंगे। ठीक है ना। साक्षी तेज दौड़ी ताकि वह ट्रेन को पकड़ सके। ठीक है भाई। वर्क हार्ड हमारे सामने लिखा है क्या, टेंस प्रेजेंट का, तो सो दैट के बाद कैन नहीं, हम इसकी जगह यूज करेंगे किस चीज को भाई, में। ठीक है। कड़ी मेहनत करो ताकि तुम एग्जाम पास कर सको। आसान हो गया भाई। हाँ, अच्छा चलो एक सेंटेंस और देता हूं, मजा आएगा। ठीक है ना, एक सेंटेंस और देता हूं। देखना भाई, ये सेंटेंस तो ठीक ही होगा ना, लगाना मेरे बच्चों दिमाग जरा इस बातचीत में, ये सेंटेंस तो ठीक ही होगा ना। शाबाश। बहुत बढ़िया जी। आओ बच्चों। वेरी गुड। इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर हम ऐसे देखें तो ये हमें ठीक लग रहा है, लेकिन जो बच्चे इस कॉन्सेप्ट को समझ गए उन्हें ये पता चल रहा है सर यहां मामला उल्टा हो गया है ना जी। यहां मामला उल्टा क्या हो गया सर, एक्शन की जगह तो पर्पस बता दिया गया है और पर्पस की जगह एक्शन बता दिया गया है। हाँ है ना। हम जीते हैं ताकि खा सकें, ये हमारा पर्पस नहीं है। हम खाते हैं, पर्पस क्या है, ताकि हम जी सकें। है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर इस लिव की जगह हमें लिखना होगा वी ईट, सो दैट अपनी जगह में सही कह रहा है, और इसके बाद हम लोगों को लिखना पड़ा लिव। ठीक है ना। हम खाते हैं ताकि हम जी सकें। ठीक है। एक्शन पर्पस को भी देख लिया करो। ठीक है बेटा, यहां तक बात समझ आई। फाइन।
अब यहां से एक नया खेल शुरू करते हैं, और खेल किस बात का है मेरे बच्चों, कि हम लोग इसी सो दैट की जगह एक नए शब्द की जानकारी लेंगे, और इस सो दैट की जगह अगर एग्जामिनेशन हमें लिख कर दे एक दूसरा कंजंक्शन लेस्ट, पढ़कर देखो जरा मैंने क्या लिखा, लेस्ट, पढ़ो जरा बेटा, क्या लिखा, लेस्ट, ठीक है। अब अगर इस लेस्ट की हम बात करें तो लेस्ट का मतलब क्या होता है, पहले मैं इसका मतलब आपको बताता हूं, है ना, तभी मजा आएगा समझने का। मेरे बच्चों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। इसका क्या अर्थ होता है, देखो ध्यान से मैंने क्या लिखा है, पढ़कर देखो बेटा। इसका अर्थ होता है कहीं ऐसा ना हो, ठीक है। क्या अर्थ होता है इसका, कहीं ऐसा ना हो, ठीक है भाई। चलो ये हो गया इसका अर्थ, ठीक है। अब ये इसका अर्थ हो ही गया है, तो सेंटेंस जब भी हम पर्पस बताने के लिए लिखेंगे, तो जब इसका अर्थ पहले से ही नेगेटिव है तो ये ध्यान हमें रखना है कि हम आने वाले पर्पस में नोट का यूज नहीं करेंगे। मैंने क्या कहा, आने वाले पर्पस में हम नोट का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। फिर आती है एक दूसरी बात कि सर फिर पर्पस बताने के लिए मॉडल एक्सिलरी भी बता दो, तो मॉडल एक्सिलरी कौन सी यूज कराओगे भाई, शुड, कौन सी यूज कराओगे भाई, शुड, ठीक है बेटा। और इस शुड के साथ आने वाली जो भी वर्ब होगी ना, वो वर्ब हम यूज करेंगे कौन सी भाई, नेगेटिव सेंस वाली वर्ब। क्या यूज करेंगे बेटा, नेगेटिव सेंस वाली वर्ब। बताओ क्या यूज करेंगे भाई, नेगेटिव सेंस वाली वर्ब। यानी कि अगर सेंटेंस में हम लेस्ट का यूज करेंगे ना, तो तीन तरह के सवाल बन जाते हैं। कौन कौन से तीन तरह के सवाल बन जाते हैं भाई, सबसे पहला तो नोट का यूज नहीं होगा, दूसरा हम क्या यूज करेंगे, शुड का यूज। क्या हो गया भाई, शुड का यूज, चाहे ये बात हमारी प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में, इससे फर्क नहीं पड़ता, हम यूज करेंगे क्या, शुड। और बच्चे तीसरा सवाल क्या बन गया, जो भी वर्ब हम यूज करेंगे वो वर्ब नेगेटिव सेंस बताने, सेंस का मतलब मीनिंग, ठीक है। आओ खेल खेलते हैं, इस लिखे हुए सेंटेंस को लेस्ट से मैं लिखना चाहूंगा, तो सेंटेंस क्या बना, साक्षी रैन फास्ट, लेस्ट, उसके बाद हमने कहा शी, तो बच्चे सबसे पहले हमने क्या किया, मॉडल एक्सिलरी लिखा शुड, ठीक है। लेस्ट खुद में नेगेटिव है इसलिए हम शुड के साथ नॉट यूज नहीं करेंगे। कैच का मतलब पकड़ना, छुटने के लिए हम क्या यूज करेंगे, मिस, नेगेटिव सेंस वाली वर्ब हमने कही, द ट्रेन। चलो जी, अब आप लोगों की बारी है शिकारियों, एक बार जरा क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 3 को लेस्ट से लिखकर दिखाएं। चलो भाई अब आएगा मजा बिड़ू, चलो भाई बताओ फटाफट से। शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। तो इस हिसाब से अगर हम समझने का काम करेंगे तो क्या हो गया बेटा, आओ आओ बच्चों, देखो हमने इसका आंसर बनाने का काम किया, क्या कहकर, वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत करो, लेस्ट, यू, यू के बाद हमने क्या यूज किया भाई, शुड, नोट का हम यूज करेंगे नहीं, पास की जगह हम क्या कहेंगे, फेल द एग्जाम, फेल के साथ आप इन लगाओ ठीक, ना लगाओ तो भी फेल अपने आप में ठीक है, ठीक है ना। अब इस सवाल की बात करेंगे क्या चीज,
वी ईट, लो भाई सेंटेंस का हमने बनाया वी ईट, सो दैट को हटाकर लेस्ट लिखा वी। अब इस मे को हटाकर हमने लिखने का लेस्ट की वजह से शुड किया और लिव का नेगेटिव बनाया डाई। जरा पढ़कर देखो सेंटेंस भाई क्या बनाया है जी। अच्छा एक काम करो जरा, आखिरी लिखे हुए सेंटेंस की जरा हिंदी बताओ, आखिरी लिखे हुए सेंटेंस की जरा हिंदी बताओ, आखिरी लिखे हुए सेंटेंस की जरा हिंदी बताओ। जब आप हिंदी बताओगे तो एक बहुत प्यारी सी चीज समझ आएगी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर इसका मतलब तो हमें लग रहा है हमें मर जाना चाहिए। नहीं मरने देंगे हम तुमको बहुत प्यार करते हैं, ठीक है। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, सेंटेंस लिखा राखी इज नॉट केयरलेस। बेटा सेंटेंस को पढ़कर दिखाओ जरा, सेंटेंस को पढ़कर दिखाओ जरा। सेंटेंस को पढ़कर दिखाओ जरा। आप इस सेंटेंस को जब पढ़ रहे हो तो आपको गणित याद आएगा। क्या चीज? इस नोट को देखें तो मीनिंग क्या हुआ? नेगेटिव, है ना भाई। केयर के साथ इस लेस को लिखा हुआ देखा, इसकी वजह से मीनिंग क्या हो गया? नेगेटिव। अरे है ना। और मैथमेटिक्स ने हमें सिखाया कि माइनस इंटू माइनस, माइनस इंटू माइनस जब दोनों आपस में टकराए तो मीनिंग क्या हुआ? प्लस हो गया, है ना। तो जब दोनों आपस में टकराए तो इन दोनों की वजह से मीनिंग क्या हो गया है भाई? पॉजिटिव। हमें क्या समझ में आया? राखी इज केयरफुल। अरे हाँ ना। आप कभी भी किसी भी इंसान के सामने बोलोगे कोई भी वाक्य और उस वाक्य में अगर डबल नेगेटिव वर्ड्स यूज करो, मैंने क्या कहा? अगर उस वाक्य में आप डबल नेगेटिव वर्ड्स यूज करो, यानी कि एक जैसे दो नेगेटिव बताने वाले शब्दों का अगर आप प्रयोग करो तो मीनिंग पॉजिटिव बन जाता है। आपने कहा तुम देरी से नहीं आए हो, इसका मतलब देरी नेगेटिव, नहीं नेगेटिव, दोनों आपस में टकराए तो क्या हुआ? इसका मतलब तुम समय से आए हो, है ना। आपने किसी को देखकर कहा वह गरीब नहीं है, गरीब नेगेटिव, नहीं नेगेटिव, आपस में टकराए मीनिंग बदल गया, पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब वह अमीर है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? इस बात को ध्यान से अगर हम देखें मेरे बच्चों तो बात ये समझ में आई, लेस्ट का मतलब क्या था? कहीं ऐसा ना हो। ना को देखा, नेगेटिव याद आया, है ना। यहां हमने वर्ब कौन सी यूज की? नेगेटिव सेंस वाली वर्ब। नेगेटिव नेगेटिव, दोनों नेगेटिव नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना गए? पॉजिटिव। अब इसकी ट्रांसलेशन देखो, हम खाते हैं कहीं ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। बात समझ में आई? कहीं ऐसा ना हो, नेगेटिव ये रहा, हम मर जाएं, है ना जी। तो मरना और कहीं ऐसा ना हो दोनों आपस में, ताकि हम जी सके, यही तो मीनिंग बना रहा है ना। मेरे बच्चों चीजों को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है ना। कभी कभी क्या होता है कि हम अधूरी जानकारी की वजह से सेंटेंस को गलत बना कर आते हैं, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये बहुत प्यारी चीजें आप अच्छे से समझकर मेहनत करके अपने पेपर में ठीक करके आएंगे, ठीक है बेटा, क्लियर है। ये भी अपने आप में नेगेटिव है भाई, और लेस्ट के बाद लिखा हुआ ये डाई भी नेगेटिव है, दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या बनेगा? लिव, है कि नहीं। चलिए बच्चे ये बात समझ में आ गई बेटा, है ना। अच्छा इसको छोड़ ही देता हूं, लिख लेना बाद में, ठीक है बेटा। आओ थोड़ी बात आगे लेके चलते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, मेरे दिल में एक बात आ रही है, जरा उस बात को याद दिलाओ। हमने टेंसेस के वक्त एक बात समझी थी कि फ्यूचर को बताने के हमारे पास दो तरीके हैं। फ्यूचर को बताने के हमारे पास दो तरीके हैं, जरा याद कराना भाई। फ्यूचर को बताने के हमारे पास दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके बताए थे भाई? तुझे याद न मेरी आई, क्या कहना, बताना भाई। दिल रोया की अख भर आई, दिल रोया की अख भर आई, किसी से अब
क्या कहना, बताना भाई। ये फ्यूचर को बताने के दो तरीके, बिल्कुल ठीक आपने कहा, सही कहा बिल्कुल भाई, कि सर एक तरीका तो है प्रेजेंट से बताने का तरीका, और प्रेजेंट के इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस से हम फ्यूचर की एक्टिविटी बताते हैं। और दूसरा तरीका हमें याद है मूड, है कि नहीं भाई? दूसरा तरीका हमें याद है कौन सा भाई? मूड। और मूड को बताने के दो तरीके हमने बनाए थे, जिससे हमने एक कहा कौन सा भाई? नॉट फिक्स्ड। एक तरीका हमने कौन सा कहा भाई? एक तरीका हम लोगों ने कहा भाई नॉट फिक्स्ड, है ना। और दूसरा तरीका हमने कहा कौन सा भाई? फिक्स्ड। और फिक्स्ड और नॉट फिक्स्ड की इस परिवार को बताने के लिए हमने दो प्यारी प्यारी मॉडल एक्सिलरीज का यूज किया था, विल और शेल। याद है भाई? ये विल और शेल बेसिकली ये मॉडल एक्सिलरीज ही है। विल और शेल बेसिकली क्या है भाई? मॉडल एक्सिलरीज ही है। ठीक है भाई, है ना। ये विल और शेल बेसिकली कुछ और नहीं, मॉडल एक्सिलरीज ही है, क्योंकि ये दोनों शब्द मूड को ही तो रिप्रेजेंट करते हैं भाई। अरे हाँ, है ना। ठीक है ना भाई? हम्म, आओ प्यारी प्यारी बात शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम लोगों ने फ्यूचर के टेंसेस में क्या समझा? फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम लोगों ने क्या समझा भाई? हम लोगों ने विल और शेल के साथ फर्स्ट फॉर्म जोड़ी, है ना भाई। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के लिए हमने क्या पढ़ा मेरे बच्चों? हमने पढ़ा विल और शेल के साथ बी लगाकर आईएनजी को जोड़ दिया था मेरे दोस्तों। फ्यूचर परफेक्ट के लिए हमने क्या जोड़ा भाई? विल और शेल के साथ हमने हैव लगाकर थर्ड फॉर्म को जोड़ दिया। यही पढ़ा था ना भाई, है ना। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दो अलग टेंसेस का फ्यूजन है, वो हम पढ़ चुके हैं, है ना। तो इस हिसाब से तो हमें ये समझ में आता है, देखो फ्यूचर को बताने वाला तो ये विल शेल है ना। अभी अभी हमें ये पता चला कि ये विल और शेल जो लिखा है ना, ये कोई अलग से नई चीज नहीं है। हकीकत में ये दोनों की दोनों जो चीजें हैं, ये हमारे मॉडल एक्सिलरीज ही हैं। अरे हाँ ना, ये क्या है भाई? मॉडल एक्सिलरीज ही हैं। अरे हाँ ना। तो बात क्या समझनी है मेरे भाई? बात ये समझनी है हमें कि हम अगर चाहें तो विल और शेल की जगह ये कह सकते हैं कि मॉडल एक्सिलरीज के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बताता है इंडेफिनिट टेंस को। मॉडल एक्सिलरीज के साथ अगर हम बी लगाकर आईएनजी जोड़ दें तो ये बताता है मॉडल एक्सिलरीज का कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर मॉडल एक्सिलरी के साथ हम लोग हैव लगाकर थर्ड फॉर्म जोड़ दें तो ये मॉडल एक्सिलरीज का परफेक्ट टेंस बता देता है। ठीक है, यानी कि मॉडल एक्सिलरीज के अंदर भी हमें टेंसेस का बिहेवियर देखने को मिलता है। मॉडल एक्सिलरीज के अंदर भी हमें टेंसेस का बिहेवियर देखने को मिलता है। कैसे? आओ ध्यान से इस चीज को समझते हैं। मैंने एक सेंटेंस आप सभी के सामने लिखा, मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा। मैंने कहा यू शुड वॉश द कार। तो इस सेंटेंस को एक बार पढ़कर मुझे बताओ, ये एक्शन कब किया जाना चाहिए? मैंने आपको कहा यू शुड वॉश द कार, ये एक्शन कब होना चाहिए? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? बताओ। ये एक्शन कौन से टेंस को रिप्रेजेंट करता है? प्रेजेंट को, पास्ट को या फ्यूचर को? भाई आप किसी इंसान के सामने जाकर ये कहते हैं यू शुड वॉश द कार, तो ये कौन से टेंस में होना चाहिए ये एक्शन? आप कहोगे सर कोई इंसान आपके सामने गाड़ी धुलने का काम कर सकता है, आपने किसी को यू शुड वॉश द कार, आपके सामने धुलने लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान आपके जाने के बाद या
कल या परसों या किसी और दिन गाड़ी को धुलने का काम करे, तो ये इंडेफिनिट है अपने आप में। ये एक्शन प्रेजेंट में भी हो सकता है, ये एक्शन फ्यूचर में भी हो सकता है। ठीक है। अगर इसी लिखे वाक्य को अगर इसी लिखे वाक्य को मैं ऐसे कह दूं, यू शुड बी वॉशिंग द कार, तो बताओगे जरा ये कौन से टेंस में एक्शन होना चाहिए? बताओगे मेरे बच्चों जरा, ये कौन से टेंस में एक्शन होना चाहिए? आप अगर किसी को कहते हैं यू शुड बी वॉशिंग द कार, तो ये कौन से टेंस में होना चाहिए? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? पढ़कर बताओ। आप कहोगे सर अगर ये एक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे सामने तुम दिखाई देने चाहिए कि तुम गाड़ी धुल रहे हो, है ना? इसका मतलब क्या हुआ? यू शुड बी वॉशिंग द कार, इसका एक्शन तो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होना चाहिए, है ना? कि मुझे दिखना चाहिए, ठीक है ना? या तुम गाड़ी धुलते हुए दिखाई देने चाहिए, ये काम कॉन्टिन्यूसली मेरे सामने हो। ठीक है। अब जरूर ध्यान देना भाई, अभी तक जो बच्चे ध्यान नहीं दे रहे थे, ठीक है, अगर ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस की तरफ जाता है, यू शुड हैव वॉश्ड द कार, तो ध्यान से इसको पढ़कर मुझे बताओ बेटा, ये कौन से टेंस की तरफ इशारा करता है? यू शुड हैव वॉश्ड द कार, ये कौन से टेंस की तरफ इशारा करता है? प्रेजेंट की तरफ, पास्ट की तरफ या फ्यूचर की तरफ? बताओ भाई। शाबाश। बताओ बताओ। वेरी गुड। तो आप अगर किसी इंसान के सामने ये वाक्य कहते हैं यू शुड हैव वॉश द कार, तो इसका हिंदी का अर्थ क्या निकलता है? तुम्हें गाड़ी साफ करनी चाहिए थी, तुम्हें गाड़ी धुलनी चाहिए थी। तो आप अगर इसके मीनिंग को समझोगे तो ये इंसान एक्शन पास्ट की तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है। बात क्या समझ में कि शुड के साथ अगर हम हैव लगाकर थर्ड फॉर्म को जोड़ने की कोशिश करते हैं तो ये पास्ट का मीनिंग तो बताता है, लेकिन इसके पास्ट के मीनिंग में भी एक खास बात है। क्या? आप अगर किसी को कहते हैं यू शुड हैव वॉश्ड द कार, तो इसकी हिंदी क्या बन रही है? तुम्हें गाड़ी धुलनी चाहिए थी, इसका मतलब तुमने गाड़ी को अभी तक धोया नहीं है। अगर आप किसी इंसान को जाकर कहते हैं यू शुड हैव वॉश्ड द कार, इसका मतलब तुम्हें गाड़ी धुलनी चाहिए थी, इसका मतलब गाड़ी अभी तक धोई नहीं है ना? तो जब भी हम किसी मॉडल एक्सिलरी के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो ये अपने आप में एक ऐसा एक्शन बताता है जिसे हम पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन कहते हैं, जिसे हम पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शन कहते हैं। यानी कि पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं, पास्ट का एक ऐसा एक्शन जो होना चाहिए था पर हुआ नहीं, है ना? ठीक है जी। अब ऐसी पास्ट अनफुलफिल्ड एक्शंस को बताने के तरीके अगर हम समझें, ऐसे पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शंस को बताने की अगर हम बात करें तो भाई हम कई सारी मॉडल एक्सिलरीज के साथ शुड है, वुड है, कुड है, ऑट टू है, मस्ट है, ठीक है बच्चे, माइट है, हम ऐसी मॉडल एक्सिलरीज के साथ हैव लगाकर थर्ड फॉर्म अगर जोड़ते हैं तो इसका मतलब निकलता है ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं। ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, अभी नहीं समझ आएगा, अब एक एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ आएगा। मैंने एक सेंटेंस आपके सामने लिखा, इफ शी हैड सीन मी, ध्यान से पढ़ना मेरे बच्चों, शी वुड हैव
stopped her car। मेरे बच्चों इस लिखे हुए सेंटेंस का एक बार मुझे मीनिंग बताओ, पढ़ो ध्यान से। इस लिखे हुए सेंटेंस का एक बार मुझे हिंदी रूपांतरण बताएं। शाबाश। वेरी गुड। शाबाश। तो आप इस लिखे हुए सेंटेंस की जब हिंदी निकाले तो क्या मतलब हुआ? इफ शी हैड सीन मी, अगर उसने मुझे देखा होता, शी वुड हैव स्टॉप्ड हर कार, उसने अपनी गाड़ी रोक ली होती। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? मैं फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर उसने मुझे देखा होता, उसने अपनी गाड़ी रोकी होती, इसका मतलब क्या समझ में आया? ना तो उस इंसान ने मुझे देखा और ना ही अपनी गाड़ी रोकी। अरे हाँ, है ना? बात समझ रहे? ना तो उस इंसान ने मुझे देखा और ना ही उस इंसान ने अपनी गाड़ी रोकी। तो यहां पर भी क्या हो रहा है? इस लिखे हुए वुड के साथ हैव लगाकर हमने ये जो थर्ड फॉर्म बताया, यहां पर भी एग्जैक्टली क्या हुआ? पास्ट का एक ऐसा एक्शन हुआ जो होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं। पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन हमारे सामने बताया जा रहा है। ठीक है ना जी? पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन हमें बताया जा रहा है कि ऐसा होना चाहिए था पर हुआ नहीं, ऐसा हो सकता था पर हुआ नहीं। है ना? आप किसी इंसान के सामने अगर ऐसा पास्ट परफेक्ट का कंडीशनल स्टेटमेंट बनाते हो तो मीनिंग हमेशा उसका नेगेटिव निकलता है। ठीक है? आप अगर ये कहते हैं, मान लो एक एग्जांपल लेकर चलते हैं, अगर आप ये कहते हैं इफ ही हैड सेव्ड मनी ही वुड हैव बॉट दैट हाउस। हिंदी क्या हुई? अगर उसने पैसा जोड़ा होता वह उस घर को खरीद सकता था। यानी कि ना तो उसने पैसा जोड़ा और ना ही उसने वो घर खरीदा। बात समझ में आएगी नहीं? अरे हाँ, है ना? तो हम लोग मॉडल एक्सिलरीज के अंदर टेंस की क्वालिटीज भी देखते हैं। ये मॉडल एक्सिलरीज के अंदर जब टेंस की बात हम देखते हैं तो हमें बिल्कुल समझ आता है कि इसके अंदर भी हम वर्ब की अलग अलग फॉर्म्स को यूज कर सकते हैं। इसी बात को समझने के लिए मैं आपके सामने छोटे छोटे 5 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, आप जरा इनको फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चों? जल्दी से आंसर्स बनाने की कोशिश कीजिएगा।
मेरे बच्चों 5 सवाल लिखे हैं, सोच के जवाब दीजिएगा। 5 सवाल लिखे हैं, सोचकर जवाब दीजिएगा बेटा। शाबाश। वेरी गुड। बनाओ। चलो बेटा, आओ समझने का काम करते हैं। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये बेटा। डू नॉट कॉल हिम नाउ, अभी उसको फोन मत करना। ही ब्लैंक स्लीप, तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सोने का एक्शन कॉन्टिन्यूस ही तो बताओगे ना। आपने अपने किसी दोस्त को रोका कि भाई अभी उसको फोन मत करना इस समय, वो क्या है? स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी आप बता रहे हो कि इस समय हो सकता है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है वो सोने का एक्शन कॉन्टिन्यूसली कर रहा हो। तो आपने पहले तो लिखा क्या चीज में, और कॉन्टिन्यूटी बताने के लिए कह दिया ही मे बी स्लीपिंग। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, करण डिड नॉट कम टू द पार्टी, करण पार्टी नहीं आया। क्या कहा? पार्टी नहीं आया। आने के लिए वो आ सकता था, बात पास्ट की है ना जी। ही ब्लैंक बिजी, तो क्या करोगे भाई साहब? आपने अपनी तरफ से एक प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताई, पास्ट होने की वजह से माइट लगा दिया। ठीक है जी। उसके बाद आपने लगाया, क्यों भाई? हम वो आने को आ सकता था, नहीं आया, हमने पॉसिबिलिटी लगाई, माइट है, और उसके बाद क्या लिख दिया? बीन। अरे हाँ, है ना, आने के लिए वो आ सकता था लेकिन नहीं आया। बात समझ रहे हैं? हाँ, है ना। एक बार इस बात को ध्यान से समझो, ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने लिखा आई कैन राइट अ लेटर, एक सेंटेंस लिखा। फिर मैंने लिखा आई कुड राइट अ लेटर। बहुत ध्यान से समझ लेना, क्योंकि कई बच्चों की आदत है वो डाउट पैदा करते हैं। और भाई मैं इस बात से सच में बहुत ज्यादा परेशान हूं, जो लोग डाउट पैदा करते हैं। ठीक है बेटा। चलो बेटा, अब आपको ध्यान से समझना। मैंने आपके सामने 3 वाक्य लिखे हैं, पहले इन तीनों के मीनिंग को समझने की कोशिश करना। ठीक है भाई। मैं बड़ा परेशान हूं कई बच्चों से, क्योंकि वो जानबूझ के डाउट पैदा करने पर लगे रहते। जी अगर मैं ये कर दूं तो, अगर मैं वो कर दूं तो, अगर ऐसा कर दूं तो। भाई ऐसा मत करो, जो समझाया जा रहा है उसको ध्यान से समझो।
3 वाक्य लिखे, तीनों का एक बार मीनिंग समझने की कोशिश करो। ठीक है जी। मैंने कहा आई कैन राइट अ लेटर, ये मेरी कौन सी एबिलिटी बता रहा है भाई? प्रेजेंट में लिखना चाहूं मैं लिख सकता हूं, मैं फ्यूचर यानी कि आज नहीं, हो सकता है कल लिखूं, परसों लिखूं, मेरी मर्जी, मैं लिख सकता हूं, मेरी एबिलिटी है। ठीक है जी, ये मेरी एबिलिटी है, योग्यता है भाई। यहां लिखा है आई कुड राइट अ लेटर, तो ये मुझे बताने का काम क्या कर रहा है? पास्ट एबिलिटी बताने का काम कर रहा है, क्योंकि कैन का पास्ट कुड होता है, पास्ट एबिलिटी बताने का काम कर रहा है भाई, हाँ है ना। अब मेरे बच्चों, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने लेटर लिखा या नहीं लिखा, इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने लेटर लिखा या नहीं लिखा, ना ना ना, ना। एक एग्जाम्पल लेकर चलता हूं, बड़े ध्यान से समझना भाई। मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास गाड़ी है, ठीक है, कल रात में गाड़ी से घूमने जा सकता था, एबिलिटी है। ठीक है जी, मैं गया या नहीं गया ये बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पास्ट की एबिलिटी बता रहा हूं। ठीक है, फाइन। मेरे पास गाड़ी, मेरे पास पैसे, मैं जा सकता था, नहीं जा सकता था, मैंने बताया नहीं, मेरी सिर्फ एक एबिलिटी है। ठीक है भाई। अब जब मैंने आपको कहा आई कुड हैव रिटन अ लेटर, आई कुड हैव रिटन अ लेटर, तो अपने आप में ये बताने का काम कर रहा है क्या चीज? पास्ट अनफुलफिल्ड एबिलिटी, यानी कि पास्ट की बात मैं कर रहा हूं। मैं लेटर लिख सकता था लेकिन मैंने लेटर लिखा नहीं, मैं लेटर लिख सकता था लेकिन मैंने लेटर लिखा नहीं। इस लिखी हुई बातचीत में आप एक नेगेटिव सेंस जनरेट कर रहे हो कि मैं ऐसा चाहता तो मैं कर सकता था पर मैंने ऐसा किया नहीं। ठीक है ना जी। यहां इन दोनों के मीनिंग अपने आप में क्या है? पॉजिटिव है। वह इंसान आया नहीं, आ सकता था, आ सकता था पर आया नहीं, इस बात को बताने के लिए माइट हैव बीन हमने कहा, और भाई बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, पहले दिन से बता रहा हूं बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 पर दिमाग लगाते हैं। अब क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? इट वॉज वेरी इजी, बहुत आसान था। इट वॉज वेरी इजी, बहुत आसान था। अगर बहुत आसान था तो आप क्या कहोगे? आप यही तो कहोगे, यू कुड हैव डन इट, आप इसे कर सकते थे, आपने किया नहीं। ठीक है जी, बहुत आसान था, आप इसे कर सकते थे, यानी कि क्या कह रहे हो? आपने किया नहीं। अगला सवाल है, द रिडल इज प्रेजेंट में कहा है, तो भाई अगर प्रेजेंट में कहा है तो चुपचाप क्या कहोगे? रिडल मीन्स पहेली, बहुत आसान है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। अगला सवाल, रवि ब्लैंक हेल्प हिज सिस्टर व्हेन शी वांटेड मनी, रवि को अपनी बहन की मदद करनी चाहिए थी जब उसे पैसे की जरूरत थी। मैं आपके सामने इसके चॉइसेस दे देता हूं भाई, मैं आपके सामने इसकी चॉइसेस दे देता हूं। पहली चॉइस ought to help, दूसरी चॉइस ought to have helped। दोनों में से कौन सा आंसर मार्क करोगे बेटा? दो की चॉइस दे दी भाई, इससे ज्यादा तो क्या ही करें, बता मेरे बच्चे। दोनों में से कौन सा आंसर मार्क करोगे? लगा दो यार, अब तो करेक्ट आंसर लगा दो भाई। यहां पर देखने से हमें समझ में आया कि व्हेन शी वांटेड हेल्प, शी वांटेड मनी, तो इसका मतलब पास्ट में पैसा चाहिए था, तो तुम्हें अपनी बहन की मदद करनी चाहिए थी जब उसे पैसे की जरूरत थी, इसका मतलब तुमने उसकी मदद नहीं की। पास्ट की बातचीत बताने के लिए हमें क्या कहना पड़ा? ought to have helped, ought to के साथ have लगाकर थर्ड फॉर्म लगा दिया। ठीक है बच्चों, फाइन। मुझे लगता है आज यहां तक के लिए काफी है, पहले इस चीज को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है ना, मॉडल एक्सिलरीज बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और मॉडल एक्सिलरीज को हल करने के लिए हमें यह समझना पड़ता है कि सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, सामने वाला किस पॉइंट ऑफ व्यू को, किस नजरिए को पेश करना चाहता है। मेरे दोस्तों, आज आपने जो पढ़ा ध्यान से रिवाइज कीजिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और ये वाली जो बात अब हम पढ़ रहे थे इसको ध्यान से रिवाइज करना, क्योंकि इसी का एप्लीकेशन, इसी का प्रयोग हम अगली क्लास में करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर। ठीक है दोस्तों, तो मस्त रहे, व्यस्त रहे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर।